नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और दर्शन की नींव है। हम बात करेंगे वैदिक काल की। हाँ, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। और हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो हमें उस जमाने के समाज, राजनीति और लोगों की सोच की एक कह सकते हैं धुंधली लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से जानकारी निकालकर ये समझा जाए कि उस प्राचीन युग ने आज के भारत को कैसे आकार दिया। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो इतना लंबा कालखंड है, इसे बांटा कैसे गया है। देखिए, ये विभाजन बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें सामाजिक और भौगोलिक दोनों तरह के बदलावों को समझने में मदद करता है। अच्छा। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ये शुरुआती चरण था। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसी दूसरे चरण में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। हाँ, और भौगोलिक रूप से भी तो वो एक जगह से दूसरी जगह गए थे। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो सप्त सैंधव में रहते थे, मतलब 7 नदियों की भूमि। हाँ, आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका। बिल्कुल। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक वो पूरब की ओर बढ़ गए, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। हाँ, आर्यावर्त में बस गए। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक बदलाव भी था। सही बात है। जब हम वैदिक काल कहते हैं तो इसका सीधा संबंध वेदों से है। इन्हें तो ज्ञान का स्तंभ माना जाता है। हाँ। तो हमारे स्रोत इन 4 वेदों के बारे में क्या बताते हैं? जी, वेद तो इस सभ्यता की आत्मा है। 4 प्रमुख वेद हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और प्रसिद्ध पुरुष सूक्त भी तो इसी का हिस्सा है। हाँ, वो इसी का हिस्सा है। फिर आता है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अच्छा, इसके मंत्रों का गान होता था। जी। और जो इन्हें गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। और यजुर्वेद, वो तो कर्मकांडों के बारे में है ना? सही कहा। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों की विधियां हैं और ये गद्य और पद्य दोनों में है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते थे। बिल्कुल। और चौथा है अथर्ववेद। ये तो काफी अलग है। इसमें जादू टोना, औषधियां, मतलब आम जीवन से जुड़ी बातें। हाँ, अथर्ववेद में हमें सामान्य जीवन की झलक मिलती है। अच्छा, वेदों के अलावा भी तो बहुत सारा साहित्य लिखा गया था, जैसे उपनिषद का जिक्र तो अक्सर होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। वेदों को मतलब उन्हें समझने के लिए और भी ग्रंथ रचे गए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों की गद्य में की गई व्याख्याएं हैं। टीकाएं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध है। फिर आते हैं अरण्यक मतलब वन में लिखे गए? जी, ये वन में रचे गए दार्शनिक ग्रंथ है जो रहस्यवाद पर केंद्रित है। और इन सब के बाद आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। सही। वेदांत मतलब वेद का अंत या सार। इनकी संख्या 108 मानी जाती है। ये दर्शन और ज्ञान पर ही केंद्रित है। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, वो भी तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इन ग्रंथों का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। तो चलिए अब उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। समाज संगठित कैसे था? क्या ये कोई साम्राज्य था? नहीं, साम्राज्य तो नहीं था। व्यवस्था कबीलाई थी। इसकी संरचना एक पिरामिड की तरह थी। सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार, जिसका प्रमुख होता था कुलप। ठीक है। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्राम मिलकर? कई ग्रामों का समूह था विश, जिसका प्रमुख विशपति था। और सबसे ऊपर? सबसे बड़ी इकाई थी जन मतलब कबीला, और उसका प्रमुख था राजन या राजा। अच्छा, तो राजा के प्रशासन में मदद कौन करता था? क्या आम लोगों की कोई भूमिका थी? हाँ, और यही तो खास बात है। 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। सभा और समिति। जी। सभा जो थी वो कुलीन और वृद्ध लोगों की संस्था थी। और समिति आम लोगों की संस्था थी जो राजा पर एक तरह का नियंत्रण रखती थी। स्रोतों में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध का भी जिक्र है, दश राज युद्ध। ये क्या था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी यानी आज की रावी नदी? हाँ, इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिस पर आज भी बहुत चर्चा होती है, वर्ण व्यवस्था।
इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या ये हमेशा से वैसी ही थी जैसी हम आज जानते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और दोनों कालों में, मतलब ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक, दोनों में वर्ण व्यवस्था का आधार बिल्कुल अलग था। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। मतलब प्रोफेशन पर? हाँ, आपके काम पर। और ये बहुत लचीली थी। इसका स्रोत ऋग्वेद का 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त। तो फिर ये जन्म पर आधारित कब हो गई? ये बदलाव आया उत्तर वैदिक काल में। यहाँ व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और कठोर भी हो गई। बहुत कठोर हो गई। और समाज 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामाजिक संरचना में स्त्रियों का क्या स्थान था? क्या उनकी स्थिति में भी कोई बदलाव आया? हाँ, और ये बदलाव चिंताजनक था। मतलब? देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। महोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी तो मिलता है। बिल्कुल, वो सभा समिति में भी भाग ले सकती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशु या खेती? यहाँ भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। अच्छा। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। गाय, जिसे गौ कहते हैं, वो सबसे पवित्र संपत्ति थी। उसे अघन्या भी कहा गया है ना? हाँ, अघन्या, मतलब जिसे मारा ना जा सके। और उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग ने क्रांति ला दी। आयरन की खोज। जी, जिसे श्याम अयस कहा गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य मिले हैं। और लोहे ने खेती को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल, इसने कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो उस समय व्यापार कैसे होता था? क्या सिक्के थे? सिक्के तो नहीं थे, ज्यादातर वस्तु विनिमय ही प्रचलित था। बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर सिस्टम। हाँ, निष्क नाम का एक सोने का आभूषण था जो कभी-कभी मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होता था। और जो लोग व्यापार करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें पणी कहा जाता था। अच्छा, और लोग खाते पीते क्या थे? सोमरस का जिक्र काफी आता है। हाँ, भोजन में दूध, घी, अनाज ये सब शामिल था। और सोमरस एक प्रसिद्ध पेय था। क्या उनके देवी देवता भी समय के साथ बदल गए? हाँ, धार्मिक मान्यताओं में भी एक बड़ा संक्रमण देखने को मिलता है। कैसे? ऋग्वैदिक देवता ज्यादातर प्रकृति का पूजन थे, जैसे इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते हैं, मतलब किलों को तोड़ने वाला। उन पे तो 250 सूंघते हैं। जी। फिर अग्नि थे, जो मध्यस्थ देवता थे, और वरुण, जो नैतिकता के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में ये बदल गया। हाँ, उत्तर वैदिक काल में नए प्रमुख देवता उभरे। प्रजापति यानी सृजन के देवता, विष्णु पालन करने वाले, और रुद्र संहार करने वाले। और यज्ञ और कर्मकांड भी बहुत जटिल हो गए। तो अगर हम दोनों कालों को संक्षेप में देखें तो मुख्य अंतर क्या-क्या थे? एक त्वरित तुलना करते हैं। हाँ। क्षेत्र सप्त सिंधव से आर्यावर्त हो गया। अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि की ओर चली गई, लोहे की वजह से। बिल्कुल। समाज कर्म आधारित वर्ण से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गया। और स्त्रियों की स्थिति वो उच्च स्थिति से गिरावट की ओर गई। हाँ, और प्रमुख देवता भी इंद्र से प्रजापति हो गए। अंत में चलिए कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर याद रखे जाते हैं। जी, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसे विश्वामित्र ने रचा था। और अघन्या शब्द गाय के लिए इस्तेमाल होता था। जी। और दशराज युद्ध वो रावी नदी के तट पर हुआ, जिसे परुष्णी कहते थे। सोम का वर्णन भी बहुत है। हाँ, सोम वनस्पतियों के देवता थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और लोहे को श्याम अयस कहते थे। तो ये थी वैदिक काल की यात्रा। एक ऐसे युग की कहानी जो एक लचीले कबीलाई समाज से शुरू होकर एक स्थिर कृषि प्रधान और जटिल सामाजिक संरचना वाले युग में बदल गई। हमने देखा कि कैसे भूगोल, तकनीक और विचारों ने मिलकर समाज के हर एक पहलू को प्रभावित किया। और यहाँ सोचने के लिए एक विचार है। वैदिक काल के जो शुरुआती आदर्श थे और बाद में जो परिवर्तन आए, उनमें आज के भारतीय समाज के लिए क्या सबक छुपे हैं? सही सवाल है। कर्म आधारित समाज से जन्म आधारित समाज की ओर का जो ये बदलाव है, वो हमें अपनी वर्तमान सामाजिक संरचनाओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।